चैप्टर 31 चैप्टर 30 बस एक कदम और ओलिवर का आगमन। रॉन ने सामने रखी सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ा। दिल में हल्का सा एक्साइटमेंट भी था और थोड़ी सी अफसोस भी। एक्साइटमेंट इस बात की थी कि विज़र्ड अप्रेंटिस बनने के लिए 3 कंडीशंस में से 2 वो ऑलरेडी पूरी कर चुका था, और अफसोस इस बात का कि एक कंडीशन अभी भी बाकी थी, 0 रिंग स्पेल स्लाइम स्प्लैश को स्किल्ड लेवल तक बढ़ाना। बस एक ही स्टेप बचा है, रॉन ने धीरे से खुद से कहा। वो ये मैजिक पहले भी कभी कभी प्रैक्टिस करता था, लेकिन डॉर्म रूम में कोई प्रॉपर टारगेट ना होने की वजह से कोरोना स्वॉर्ड्समैनशिप की तरह इस मैजिक पर फोकस नहीं कर पाया था। फिर भी स्लाइम स्प्लैश का एक्सपीरियंस बार बिगिनर लेवल की लिमिट के बिल्कुल पास तक पहुंच चुका था। थोड़ी प्रैक्टिस और रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अगर डैरेंड और मार्कस के इश्यूज बीच में ना आते तो शायद वो कब का जॉब चेंज कर चुका होता। रॉन ने अगले कदम सोचने शुरू किए। डिटेंशन रूम से निकलते ही सबसे पहला काम होगा स्लाइम स्प्लैश को स्किल्ड लेवल तक पुश करना। फिर वो फाइनली विज़र्ड अप्रेंटिस बन सकता था। पैनल पर लिखी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से विज़र्ड अप्रेंटिस मैजिक EXP और स्पिरिचुअल पावर रिकवरी दोनों को बूस्ट करता था। ये दोनों उसके दूसरे प्रोफेशंस जैसे नाइट स्क्वायर और मैजिक पोशन अप्रेंटिस के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त सिनर्जी बनाते। 3 प्रोफेशंस पैरेलल में डेवलप करना। रॉन ने टेबल पर अपनी उंगली से हल्की टैपिंग की। ये पैनल की एडवांटेजेस को मैक्सिमम तक यूज़ करने का बेस्ट तरीका होगा। उसने अपना फ्यूचर इमेजिन किया। मैजिक पोशन अप्रेंटिस के स्पिरिचुअल पावर और मैजिक अफिनिटी बोनसेस विज़र्ड अप्रेंटिस को एक्सेलरेट करेंगे, और विज़र्ड अप्रेंटिस के स्पेल्स और मैजिक ग्रोथ नाइट स्क्वायर की फिजिक ट्रेनिंग को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसे तीनों प्रोफेशंस मिलकर एक पावरफुल ट्रिनिटी बनाएंगे। बस जॉब चेंज सही से हो जाए तो अप्रेंटिस आइडेंटिटी रिकग्निशन और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर बहुत हाई पोटेंशियल दिखेगा। यही सोचते हुए अचानक कॉरिडोर से कदमों की आवाज़ आई, हल्की, रिदम में, लेकिन एक अजीब सी एलिगेंस और प्रेशर के साथ, बिल्कुल आम अप्रेंटिसेस जैसी नहीं। रॉन तुरंत अलर्ट हो गया। उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस को बाहर तक फैलाया। अचानक एक घिनौनी टेढ़ी मेढ़ी स्पिरिचुअल वेव उसकी सेंसिंग रेंज में घुस आई, ऐसी जैसे 100 कीड़े किसी सड़ी हुई लाश में हिले हों, और ये सारी आवाज़ें स्पिरिचुअल सेंस बनकर उसके दिमाग तक पहुंच रही थी, और वो वेव सीधा उसकी डिटेंशन रूम की तरफ आ रही थी। रॉन का पूरा जिस्म इनवॉलंटरीली टेंस हो गया। उसकी स्पिरिचुअल पावर इंस्टिंक्टिवली बॉल की तरह कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जैसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए शील्ड बना रही हो। उसने आसपास देखा। हॉलवे के मॉनिटरिंग आई डिवाइसेस सब नॉर्मल चल रहे थे। ये देखकर उसने थोड़ा सा सुकून लिया। पब्लिक मॉनिटर्ड एरिया में कोई हद से ज़्यादा हरकत मुश्किल थी, और तभी उसने रफली गेस कर लिया, ये ज़रूर उसके बदकिस्मत वाले नेबर मार्कस से जुड़ा हुआ कोई आदमी होगा। मार्कस वाली डिटेंशन रूम ज़्यादा दूर नहीं थी। रॉन उसके रोज़ के खाने की शिकायतें सुने बिना नहीं रह पाया था, और वैसा ही हुआ। कुछ ही देर में हॉलवे के कॉर्नर से एक फिगर सामने आया। एयर वेंट के छोटे ओपनिंग से रॉन ने देखा एक अजीब तरह से खूबसूरत ब्लैक हेड ब्लैक आइड यंग मैन, इतना हैंडसम कि देखकर थोड़ा अननेचुरल लगता था। चमकीली सफ़ेद बेजान सी पेल स्किन, और सबसे नोटिसेबल उसकी चेस्ट पर डीप ब्लू जेमस्टोन बैज, एक एडवांस्ड अप्रेंटिस का सिंबल। उसके पीछे मार्कस बिल्ली की तरह डुबका हुआ चला आ रहा था, बिल्कुल डिफीटेड डॉग की तरह। रॉन ने पहले कभी मार्कस को इतना डरा हुआ नहीं देखा था। रॉन रैल्फ? वो ब्लैक हेड आदमी डिटेंशन डोर के सामने रुका। उसकी आवाज़ नरम थी लेकिन अजीब सी। पहली बार मिल रहा हूँ, मैं ओलिवर हूँ, मार्कस का बड़ा भाई। रॉन का दिल एकदम से खिंच गया। हाँ, ये वही कर्स मैजिक का एडवांस्ड अप्रेंटिस था। रॉन ने हल्का सा हेड नॉड किया। उसने कामली जवाब दिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। ओलिवर ने एक परफेक्ट स्माइल दिखाई, इतनी परफेक्ट कि अननेचुरल लगती थी। मैं अपने भाई की बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगता हूँ। उसने अपनी रोब से की सेट निकाला और आसान से डिटेंशन रूम का लॉक खोल दिया। एक छोटी सी जेस्चर ऑफ गुडविल।
मैंने मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स देकर तुम्हारी अर्ली रिलीज करवा दी। रॉन ने इस बात को क्वाइटली प्रोसेस किया। ब्लैक मिस्ट जंगल में ये रूल था, मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स देकर डिटेंशन टाइम कम करा सकते हो, लगभग 10 फ्रैगमेंट्स पर डे। लेकिन रॉन ने कभी इस ऑप्शन पर सोचा ही नहीं था। एक तो मैजिक स्टोन उसके लिए प्राइसलेस थे, दूसरा डिटेंशन रूम बेसिक सही पर कल्टीवेशन के लिए काफी शांत थी। धन्यवाद, रॉन ने नॉर्मल टोन में बोला, ओलिवर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए। वो रूम से बाहर नहीं निकला। डिटेंशन रूम के एरेज अब उसके लिए प्रोटेक्टिव शील्ड का काम कर रहे थे। ओलिवर एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन यही परफेक्शन सबसे ज्यादा डेंजरस लग रही थी। कोई भी एडवांस्ड अप्रेंटिस जो ब्लैक मिस्ट जंगल में टिक पाए, वो कभी इतना साफ सुथरा कैरेक्टर का नहीं होता। नो नीड टू बी फॉर्मल, ओलिवर मुस्कुराया। मेरा भाई हमेशा कुछ न कुछ परेशान कर ही देता है। उसने मार्कस के शोल्डर पर एक हल्का सा थपका दिया। आउटसाइडर के लिए ये फ्रेंडली लगती, लेकिन रॉन ने देखा मार्कस का जिस्म एक पल के लिए स्टिफ हो गया, डर से। तुम चाहो तो इसे यहीं पे सबक सिखा दो, ओलिवर बिल्कुल कामली बोला। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। रॉन के अंदर इंस्टेंटली अलर्टनेस बढ़ गई। उसने मार्कस की तरफ देखा जो पूरी तरह से क्रम्बल हुआ पड़ा था। रॉन ने सर हिला दिया। नहीं, आपने माफी मांग ली, काफी है। तुम्हारी टॉलरेंस लाजवाब है, ओलिवर ने तारीफ की, पर तुरंत ही टॉपिक को उस बात पे ले गया जिसमें उसकी असली इंटरेस्ट छिपी थी। वैसे सुना है तुम रिसेंटली साउंड वेव मैजिक रिसर्च कर रहे हो, डैरेंट का प्रोजेक्ट। बस इसी सेंटेंस ने रॉन के अंदर रेड फ्लैग्स जगा दिए। तो मतलब डिटेंशन रूम के अंदर भी उसकी रिसर्च की खबर एडवांस्ड अप्रेंटिसेस तक पहुंच रही थी। बस थोड़ा क्यूरियोसिटी में ट्राई किया, रॉन ने केयरफुली जवाब दिया। नॉलेज की तलाश एक विजर्ड की पहचान होती है, तुम में ये क्वालिटी क्लियरली है, ओलिवर ने जेंटल स्माइल के साथ कहा, और बिल्कुल कैजुअली अपना मेन पर्पस रिवील कर दिया। साउंड वेव्स और कर्सेस दोनों सटल इन्फ्लुएंस मैजिक हैं, शायद हम फ्यूचर में कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं। चैप्टर 32, चैप्टर 31, विविसेक्शन और ब्लैक मार्केट कनेक्शंस। रॉन ने पोलाइटली जवाब दिया, पर उसकी एनहांस्ड परसेप्शन ने ओलिवर के चेहरे पर एक छोटी सी गड़बड़ पकड़ ली। एक बहुत ही हल्की सी सीम, इतनी फेंट कि आम इंसान को कभी ना दिखे, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल सेंस जो अभी अभी ब्रेक थ्रू से गुजरी थी, उसे बिल्कुल क्लियरली देख पा रही थी। मार्कस का छोटा बद्धा सा चेहरा याद आया, और फिर ओलिवर का इतना परफेक्ट, अजीब से हद तक हैंडसम चेहरा। रॉन ने तुरंत अपने थॉट्स रोक दिए। नहीं, ऐसी डेंजरस एसोसिएशंस में पड़ना समझदारी नहीं है। चलो, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, ओलिवर ने हल्का सा बो किया, जैसे कोई नोबल मीटिंग से रुखसत ले रहा हो। उम्मीद है फ्यूचर में फिर मुलाकात होगी। मार्कस पीछे चल रहा था, बिल्कुल दबा हुआ। जाते हुए उसने रॉन की तरफ एक नज़र डाली। इसी एक नज़र में सब कुछ था। पिटी, जैसे किसी मरने वाले को देख रहा हो, शॉर्डन फ्रॉइडे, गहरी खुशी दूसरों की मुसीबत देखकर, और साथ ही एक रिवेंज वाली सैटिस्फैक्शन। वो एक झलक ही काफ़ी थी रॉन के दिल को सिंक कर देने के लिए। उसकी इंट्यूशन चीख चीख कर कह रही थी, ओलिवर का ये फ्रेंडली विजिट बिल्कुल भी दोस्ती के लिए नहीं था। जब दोनों हॉलवे के एंड में गायब हो गए, तब रॉन में फाइनली एक गहरी सांस ली और पैकिंग शुरू कर दी। अब जब वो फ्री हो चुका था, तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी, डिटेंशन रूम की हवा में उसे एक स्ट्रेंज रेजिडुअल एनर्जी फील हो रही थी, ओलिवर का छोड़ा हुआ मैजिकल ट्रेस। रॉन का जिस्म इनवॉलंटरीली थोड़ा सा काम का। वो समझ गया, जितनी जल्दी इस जगह से निकल जाए उतना बेहतर। उसकी करंट स्ट्रेंथ ओलिवर के ट्रिक्स के सामने कुछ भी नहीं थी। जब वो डिटेंशन रूम से बाहर निकला, तो पूरी ब्लैक मिस्ट जंगल की घुली हुई मिठास और खून की स्मेल भी उसे आज़ादी जैसी लग रही थी। वो आदमी आखिर चाहता क्या है? चलते चलते रॉन सोचता रहा। उसने डिसाइड किया, पहले अपने रूम जाएगा, फिर आंद्रे से मिलकर पूरी सिचुएशन की डिटेल्स जानेगा। सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम, और रॉन को महसूस हो रहा था कि वो बिल्कुल नया इंसान बन गया हो।
स्पिरिचुअल पावर के क्वालिटेटिव जंप के बाद उसकी परसेप्शन इतनी एनहांस हो चुकी थी कि चलते वक्त भी उसके स्टेप्स हल्के से ग्लाइड जैसे लगते। हॉलवे में जो कैंडिडेट अप्रेंटिसेस मिलते, सब उसकी परसेप्शन में जलती हुई फ्लेम्स जैसे दिख रहे थे। हर एक की स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ रफली विजिबल। दूसरों के लिए ये एबिलिटी नॉर्मल थी, लेकिन रॉन के लिए ये सब अभी भी नए खोज जैसा थ्रिल था। थोड़ी देर में वो अपने रूम के डोर तक पहुंच गए। लॉक बिल्कुल वैसे कैसे थे, मतलब आधे महीने में कोई अंदर नहीं घुसा। रॉन ने अपने ट्रैप मार्किंग्स चेक किए, वो छोटे छोटे मार्क्स जो उसने इंट्रूडर्स डिटेक्ट करने के लिए छोड़े थे, सब नॉर्मल। लगता है मैं ज्यादा सोच रहा था, वो हल्की सी हंसी हंसा और अपने बिलोंगिंग्स अरेंज करने लगा। डिटेंशन रूम से तो ये डॉम और अच्छा ही था। वो अभी बस बैठ ही रहा था कि टक टक टक, दरवाजे पर एक तेजी से नॉक हुआ। रॉन वापस आ गया? आंद्रे की आवाज आई। रॉन ने आईब्रो उठाया। 13th प्रिंस की इन्फॉर्मेशन नेटवर्क वैसे ही फास्ट थी। कम इन, लॉक नहीं किया। आंद्रे अंदर आया, उसके चेहरे पर जेन्युइन सरप्राइज। मैं कैफेटेरिया में था, किसी ने कहा तुम्हें हॉलवे में देखा। मैंने सोचा तुमने मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट स्पेंड करके अर्ली रिलीज ले लिया होगा। काफी लैविश चॉइस थी। फिर वो एकदम रुक गया, उसकी आंखें छोटी हो गईं। नहीं, तुमने ऑलरेडी? रॉन ने मुस्कुराया। ब्रेक थ्रू कर लिया। एलिमेंट्री अप्रेंटिस? आंद्रे की आवाज उछल गई। डिटेंशन रूम में? ये तो... वो डिसबिलीफ से भरा था, पर फिर उसने खुद को काम किया। कंसिडरिंग तुम्हारी रीसेंट प्रोग्रेस, शायद मुझे इतना सरप्राइज नहीं होना चाहिए। रॉन ने उसे बैठने का इशारा किया और अपना ब्रेक थ्रू प्रोसेस अप्रॉक्सिमेटली एक्सप्लेन किया। ऑफ कोर्स, पैनल वाली हेल्प बिना बताए। एज एक्सपेक्टेड, आंद्रे ने सच में तारीफ की। जहां लोग टूट जाते हैं, तुम वहां अपॉर्चुनिटी ढूंढकर ब्रेक थ्रू कर लेते हो। उसकी आंखों में एक कॉम्प्लेक्स सी फीलिंग उभरी। कभी कभी सोचता हूं, तुम इतनी तेजी से इतना प्रोग्रेस कैसे करते हो? रॉन ने मुस्कुराकर टॉपिक चेंज कर गया। ऑलिवर के बारे में कुछ जानते हो? इस नाम का आना ही था कि आंद्रे के एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गई। क्या वो तुमसे मिलने आया था? रॉन ने हाँ में सिर हिलाया। उसी ने मैजिक स्टोन स्पेंड करके मेरी अर्ली रिलीज कराई थी। ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। आंद्रे की आवाज नीचे गिर गई। ऑलिवर की रेपुटेशन स्कूल में कुछ खास नहीं। वो एक स्माइलिंग टाइगर है और उसका रिसर्च डायरेक्शन बहुत ही... उसने सही शब्द ढूंढने की कोशिश की। बहुत ही ट्विस्टेड। इवन एडवांस्ड अप्रेंटिसेस उससे दूर रहना पसंद करते हैं। मीनिंग? रॉन ने थोड़ा हेजिटेट किया। उसका रिसर्च डायरेक्शन है लाइव बॉडी मॉडिफिकेशन, विविसेक्शन लेवल। रॉन को तुरंत एमिली याद आई। उसका दिल थोड़ा भर आया। कहते हैं मार्कस उसके लैब के मटेरियल्स लाता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा परेशानी ये बात दे रही है कि वो स्पेसिफिकली तुमसे मिलने वाई आया। रॉन ने धीरे से जवाब दिया, शायद डैरेंट की साउंड वेव मैजिक की वजह से। आंद्रे ने इंस्टेंटली अंडरस्टैंड किया। तो मतलब वो इस रिसर्च में इंटरेस्टेड है? सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं, रॉन ने ऑलिवर की बात याद की। उसका कहना था कि साउंड वेव्स और कर्सेस दोनों सटल इन्फ्लुएंस मैजिक हैं। बात तो सही है, आंद्रे ने सोचा, पर फिर भी एक हाई लेवल अप्रेंटिस का तुम जैसे नई एडवांस को अप्रोच करना अजीब है। दोनों कुछ पल चुप हो गए। फिर आंद्रे ने कहा, रॉन, अब तुम्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। ऑलिवर उन लोगों में नहीं जिनके साथ पंगा लिया जाए। रॉन ने सीरियस नॉड किया। वैसे आंद्रे को कुछ याद आया। पिछले आधे महीने से ब्लैक मार्केट मर्चेंट्स फिर एक्टिव हो गए हैं। रीसेंट में काफ़ी कैंडिडेट अप्रेंटिसेस मुसीबत में पड़े हैं। वही फॉरबिडन पोशंस? रॉन ने पूछा। हाँ, लेकिन इस बार थोड़ा अलग है। आंद्रे ने हाथ कस के बंद किए। इस बार के पोशंस कर्सेस से रिलेटेड लगते हैं और म्यूटेशन प्रोसेस सस्पिशियसली कंट्रोलेबल भी है। रॉन तुरंत अलर्ट हो गया। तुम कह रहे हो ये पोशंस ऑलिवर से जुड़े हो सकते हैं? बस एक स्पेक्यूलेशन, आंद्रे ने कॉशन के साथ कहा, पर टाइमिंग बहुत ही कोइंसिडेंटल लगती है। रॉन की आंखों में सोच का एक गहरा चमक उभरा और फिर उसने कैजुअली एक इररेलेवेंट सा लगता सवाल पूछा। वैसे ब्लैक मार्केट में क्या कुछ स्पेशल मटेरियल्स या फॉर्मूलाज मिल सकते हैं? चैप्टर 33
गेम रूल्स और नई बदली हुई लेडी एलन। आंद्रे के चेहरे पर हल्की सी तन्हाई चमकी, पर वो तुरंत ही अपनी शांति वापस पा गया। राजमहल में पले बढ़े एक राजकुमार के लिए राजनीति और छल कपट को समझना तो रोटी रोटी की बात थी। तुम ब्लैक मार्केट में हाथ डालना चाहते हो? उसकी आवाज़ नीचे गिर गई। वक्त ठीक नहीं है, ये फैसला सही नहीं होगा। रॉन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस शांत खड़ा रहा, जैसे आंद्रे खुद ही आगे बोल देगा। आंद्रे ने धीरे सांस ली। अगर तुम सिर्फ पोषण रिसर्च के लिए जा रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ सलाह दे सकता हूँ। वो खिड़की के पास गया। आसपास कोई जादू की असामान्य घटना तो नहीं हो रही, ये परखने के बाद वो बोलना शुरू हुआ। ब्लैक मिस्ट जंगल का अंडरग्राउंड ट्रेड 3 जगहों पर होता है। सबसे सेफ है सनसेट टैवर्न का स्पेशल ट्रेडिंग पोस्ट। यहाँ गार्ड्स प्राइवेसी की गारंटी देते हैं। उसके बाद आता है लिजर्ड एली, सिक्योरिटी 0 पर सामान की वैरायटी सबसे ज़्यादा। और सबसे आखिर में ब्लैक वाटर बे, सबसे खतरनाक। कभी-कभी ऑफिशियल विज़र्ड्स भी वहाँ कुछ रेयर चीज़ें लेने जाते हैं। रॉन ने हर बात ध्यान से याद की और साथ ही ये भी महसूस किया, आंद्रे ये सब सुना सुनाया नहीं लग रहा, बल्कि खुद जानता है। आंद्रे ने आगे कहा, 3 चीज़ें खास याद रखना। पहली, अपनी असली पहचान कभी मत दिखाना। दूसरी, मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स ले जाना, पर सब एक साथ मत रखना। तीसरी, पहला ट्रांजैक्शन सबसे रिस्की होता है, इसलिए किसी ट्रस्टवर्दी आदमी से इंट्रोडक्शन करवाना। फिर उसकी आवाज़ और गहरी हो गई, जैसे कोई अनलिखा नियम सुना रहा हो। सबसे ज़रूरी बात, ग्रीडी मत बनना। जो चाहिए वही लो और तुरंत निकल जाओ। रॉन ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, तुम काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहे हो। आंद्रे के चेहरे पर हल्की सी कश्मकश उभरी। ब्लैक मिस्ट जंगल में जिंदा रहने के लिए कभी-कभी अजीब रास्ते चुनने पड़ते हैं। उसने ज़्यादा नहीं बताया और रॉन को भी समझ आ गया, यहाँ हर कोई अपनी तरह से जीता है, चाहे वो एक राजकुमार ही क्यों ना हो। रॉन ने ईमानदारी से कहा, धन्यवाद, मैं सावधान रहूंगा। थोड़ी देर की गुफ्तगू के बाद आंद्रे चला गया। ब्लैक मार्केट पोशंस और कुछ अधूरे सवाल। अकेले रहकर रॉन अपने सारे ऑब्जर्वेशंस को जोड़कर देखने लगा। ऑलिवर का अचानक आ जाना, ब्लैक मार्केट पोशंस का बदलता पैटर्न, मार्कस की जहरीली नज़र, सब कुछ एक बुरे संकेत की तरफ इशारा कर रहा था। पर रॉन अब पहले जैसा कमज़ोर लड़का नहीं था। उसकी स्पिरिचुअल पावर अब क्वालिटेटिवली बदल चुकी थी और उसके अंदर का प्रोफेशन सिनर्जी सिस्टम उसे एक अलग ही एडवांटेज देता था। ऑलिवर कुछ भी प्लान कर रहा हो, मैं तैयार हूँ, मुझे सिर्फ वक्त चाहिए। लेकिन आंद्रे की बात ने उसके दिमाग में एक नया सवाल डाल दिया। रॉन ने स्कूल का क्वार्टरली न्यूज़लेटर खोला। मास्टर इवैल्यूएशन काउंसिल, रिसोर्स एलोकेशन, पनिश्ड अप्रेंटिसेस। फोर्बिडन पोशंस के चक्कर में मौत, म्यूटेशन या लैब में भेज दिया जाना। लॉक, एमिली, डैरिंगटन, ये सब नाम रॉन ने पहले भी देखे थे। अगर मास्टर्स वाकई टैलेंटेड अप्रेंटिसेस को वैल्यू करते हैं तो ये फोर्बिडन पोशन स्कूल में इतने आसानी से घूम कैसे सकते हैं? पलट पलट कर न्यूज़लेटर्स पढ़ने पर एक अजीब बात सामने आई। हर क्वार्टर में ये सब होता ही था, जैसे फोर्बिडन पोशंस की सर्कुलेशन एक जाने अनजाने में अलाउड सिस्टम है। रॉन ने सोचा, ये कोई नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक मैकेनिज्म लग रहा है। फिर उसे याद आया, आंद्रे ने कहा था कभी-कभी ऑफिशियल विज़र्ड्स भी ब्लैक वाटर बे जाते हैं। रॉन के दिमाग में एक क्रेजी सोच उभरी। क्या ये सब ऑफिशियल्स की टैसिट परमिशन से होता है? अगर ये सच है तो बहुत कुछ समझ में आता है। टैलेंट और डिसिप्लिन वाले अप्रेंटिसेस अपना रास्ता सही चुनेंगे। जल्दबाज और कमज़ोर लोग फॉरबिडन पोशंस में फंसकर खुद ही खत्म हो जाएंगे। एक गेम, रॉन ने सोचा, एक एलिमिनेशन स्टाइल गेम, मास्टर्स के सेट किए हुए रूल्स के साथ। उन्हें टैलेंटेड अप्रेंटिसेस चाहिए, पर एनवायरनमेंट उतना कंफर्टेबल भी नहीं चाहते।
थोड़ा डर, थोड़ी कंपटीशन, ये सब ग्रोथ को बढ़ाता है। शायद टेस्ट सब्जेक्ट बनने का रिस्क उतना हाई नहीं जितना लगता है अगर अप्रेंटिस बहुत प्रॉमिसिंग हो। रॉन ने डैरेंडन की नोटबुक खोली। साउंड वेव मैजिक। ओलिवर ने इंटरेस्ट दिखाया था। शायद आने वाले क्लैश का यही की हो। कई घंटे खोज में गुजर गए। आसमान धीरे धीरे शाम की लाली से भर गया। रॉन ने स्ट्रेच किया और सोचा, हर्ब स्टोर चलकर लेडी एलन को बता देता हूं कि कन्फाइनमेंट खत्म हो गया है। हर्ब स्टोर का राज। मार्केट लगभग खाली हो चुकी थी। रॉन जब हर्ब स्टोर के सामने आया, डोर बंद था। वाइन से लिखा हुआ क्लोज्ड फॉर बिजनेस। अजीब बात थी, लेडी एलन इतनी जल्दी कभी बंद नहीं करती थी। जैसे ही रॉन मुड़ने लगा, उसकी हाइटेंड परसेप्शन को कुछ अनयूजुअल मैजिक एक्टिविटी महसूस हुई। अंदर डेंजर नहीं, पर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। रॉन ने धीरे से नॉक किया। कौन है? बहुत थकी हुई बुजुर्ग सी आवाज, लेडी एलन की। मैं हूं, रॉन। थोड़ी देर की खामोशी, फिर एक हल्का सा गिरता हुआ सांस। मैंने कहा ना, कल सुबह आना, मैं अभी बहुत व्यस्त हूं। रॉन समझ गया, ज्यादा परेशान नहीं किया। ठीक है मैम, मैं... रुको। उसकी आवाज बदल गई, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ। अब आ ही गए हो तो अंदर आ जाओ। डोर खुद ब खुद खुल गया। रॉन अंदर घुसा। हर्ब्स की फेमिलियर स्मेल, पर इस बार एक अजीब सी मीठी रातराइनी जैसे खुशबू भी थी। स्टोर का लाइटिंग बहुत डिम था, हल्का सा गोल्डन हेज। और काउंटर के पीछे एक जवान और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। लंबे पिंक पर्पल कर्ल्स, चेहरे पर इतनी नरमी और नूर कि जैसे वो कोई पोर्सिलिन डॉल हो। बड़े ब्राइट चमकदार आईज। रॉन चौंक कर रुक गया। यू कौन हो? वो लड़की सिर्फ एक लूज सिल्क नाइट गाउन में थी, नेकलाइन थोड़ा नीचे गिरा हुआ, एक नेचुरल सेंसुअलिटी के साथ, जो बिल्कुल भी डेलिब्रेट नहीं थी। ओल्ड रिंकल्ड क्रुकेड नोज लेडी एलन का तो कुछ पता ही नहीं। फिर लड़की ने आधा चेहरा घुमाया और एक हल्की सी हंसी, बिल्कुल वही रास्पी सी एजिड लाफ। बच्चे, पहचाना नहीं, मैं ही हूं। उसकी ग्रीन आंखों में वही लेडी एलन का स्पार्क था। रॉन के पैर थरथरा गए। लेडी एलन! वो हंस पड़ी, काउंटर पर झुककर, और उसकी नाइट गाउन का नेकलाइन और नीचे गिर गया। लगता है मेरी ट्रांसफॉर्मेशन ने तुम्हें काफी हिला दिया। रॉन ने हिचकिचाते हुए आंखें हटा लें। आई थॉट शायद आप लेडी एलन की बेटी या कोई रिश्तेदार हों। उसकी आवाज में उलझन साफ थी। वो जवान और खूबसूरत लड़की एक खुली सी हंसी हंसी। बेटी? अरे ये बुढ़ा जिस्म 100 साल जी चुका है, बेटी कहाँ से आ जाएगी? रॉन तब जाके समझ पाया, चेहरा भले ही बदल चुका हो, पर उसकी बात करने की आदत, आंखों की तीखी चमक, ये सब सिर्फ लेडी एलन ही हो सकती थी। पर ये सब किस तरह? वो शब्द ढूंढ नहीं पाया। ज्यादा हैरान मत हो, लेडी एलन हल्की सी मुड़कर बोली। हर महीने जब मैजिक फ्लक्चुएशंस अपनी पीक पर होती हैं, तब मैं थोड़ी देर के लिए अपनी युवा रूप में वापस आ सकती हूँ। फिर वो अपने नए जिस्म में खुलकर स्ट्रेच करते हुए से कहने लगी, इसीलिए आज शॉप जल्दी बंद की। इन दिनों में मैं पूरे महीने का काम एक ही बार में निपटा लेती हूँ। होल्ड चेसों को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होता है। रॉन नॉट करने ही वाला था, पर उसकी स्पिरिचुअल सेंस एकदम तेज हो गई। इस युवा रूप में लेडी एलन से जो मैजिक फ्लक्चुएशन आ रही थी, वो गहरी, काली और समुद्र की तरह भारी थी। ये बिल्कुल भी एक अप्रेंटिस का लेवल नहीं था। एक डर उठकर उसके दिमाग में चुपका। लेडी एलन इस वक्त एक ऑफिशियल विज़र्ड के बराबर शक्ति रख रही थीं। वैसे तो मैंने सोचा था तुम्हें ये पहले ही बता दूं, पर तुम मार्किस से टकराकर सीधे डिटेंशन रूम पहुंच गए। तो रॉन क्यूरियस था कि फिर रोज तो वो इतनी कमजोर क्यों दिखती हैं, पर उसने सवाल दबा लिया। हर किसी के अपने राज होते हैं, बेवजह खोदना ही बेवकूफ़ी होती है। लेडी एलन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चलो तुम आ ही गए हो तो काम की बात करते हैं। रॉन ने लंबे सांस के साथ कहा, जी मैडम, मैं बताने आया था कि मेरी डिटेंशन जल्दी खत्म हो गई और मुझे कुछ सवाल पूछने थे। लेडी एलन की हरी आंखें एक बार चमकी। सिर्फ डिटेंशन खत्म नहीं हुआ, तुम्हारी ऑरा बदल चुकी है।
तुमने एलिमेंट्री अप्रेंटिस का ब्रेक थ्रू कर लिया? रॉन ने संजीदगी से जवाब दिया। जी, डिटेंशन रूम में। अचानक। अचानक? लेडी एलन ने आईब्रो उचकाई और हल्की सी हंसी छोड़ी। ऐसी जगह में ब्रेक थ्रू होना कभी अचानक नहीं होता। वो काउंटर के पीछे से निकलकर उसके करीब आईं। इस युवा जिस्म में उसकी चाल हवा की तरह हल्की और बिल्कुल ग्रेसफुल थी, उसकी यूजुअल हंच के बिल्कुल उल्टा। तुम्हारी ऑरा बहुत स्टेबल है, लेडी एलन ने परख कर कहा, और स्पिरिचुअल पावर का फ्लो भी बहुत बैलेंस्ड। डिटेंशन रूम ने तो तुम्हारी किस्मत ही खोल दी लगती है। रॉन ने साफ कहा। अलग रहकर मेडिटेशन पर ध्यान रखना आसान था, इसलिए प्रोग्रेस हो गई। अच्छा, तुम्हारे सवाल क्या है? लेडी एलन ने अपने हाथ फोल्ड किए और रॉन ने आंखें संभालकर सीधे देखा। मेरे 2 सवाल हैं। पहला, हायर टियर मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में जानना है। बेसिक मेडिटेशन अब काम नहीं आ रही। लेडी एलन ने तुरंत सिर हिला दिया। बेसिक मेडिटेशन एक बच्चों की फोनिक डिक्शनरी जैसी है। एक लेवल के बाद उसे साइड रखना ही पड़ता है। तुम अब एडवांस गाइडेंस के लायक हो। दूसरा सवाल, रॉन ने हल्का सा हेजिटेशन दिखाया पर तुरंत सीधे पूछा, ओलिवर के बारे में आप कितना जानती हैं? जैसे ही उसने नाम लिया, लेडी एलन का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। युवा चेहरा पर बहुत पुराना गहरा अनुभव एक साथ चमक उठा। ओलिवर, क्या उसने तुमसे कांटेक्ट किया? रॉन ने सारी बात बता दी। ओलिवर का आना, मैजिक स्टोन से डिटेंशन लॉक खोलना और वो अजीब सी मेहरबानी। लेडी एलन की उंगलियां काउंटर पर हल्की सी टप टप करने लगी, गैर नियमित, जैसे वो सोच रही हों। खराब बात है, वो धीरे से बोली। वो लड़का कभी बिना मतलब के मेहरबानी नहीं करता। उसका हर गिफ्ट के पीछे एक कैलकुलेशन होता है। ये कहकर वो काउंटर की तरफ वापस गईं। उसके लंबे पतले उंगलियां ड्रॉर्स पर चलती हुईं। फिर एक छोटे ड्रॉर पर रुकी जिसमें एक मिनिएचर सीलिंग रून बना हुआ था, जो हल्के गोल्डन ग्लो दे रहा था। तुम्हारा पहला सवाल, एक चाबी जाने कब उसके हाथ में आ गए। क्लिक, ड्रॉर खुल गया। उसने एक छोटी सी डार्क लेदर नोटबुक निकाली जिसके कवर पर एक लाल इर्रेगुलर जेम लगा हुआ था। वो रोशनी में अजीब सी खूनी चमक दे रहा था। मेरे पास कुछ हायर टियर मेडिटेशन मटेरियल्स हैं। ये रहा। जैसे ही उसने बुक को छुआ, जेम ने एक हल्की से पल्स जैसे दिया। लेडी एलन की आंखों में इस वक्त एक अजीब सी गहराई थी, जैसे समय का पर्दा फाड़कर वो कुछ देख रही हों। स्टार ईटर्स रेविंग्स या स्टार मेडिटेशन टेक्निक। रॉन की सांस रुक गई। ये एक जेम लेवल मेडिटेशन टेक्निक है, लेडी एलन धीरे धीरे बोली, जो बेसिक मेडिटेशन से एक पूरी टियर ऊपर है। कहते हैं इसे एक पुराने ट्रैवलर विजर्ड ने बनाया था, जो सितारों के बीच छुपे हुए डरावने चेहरों को देखकर पागलपन और होश के बीच लटकता रहा। उसने एक पेज खोला। उस पेज पर जो रून स्ट्रक्चर बना था, वो बेसिक रून्स का कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा था, बल्कि कुछ बड़ा, कुछ बेहद पुराना, कुछ आसमानी। इससे स्पिरिचुअल पावर सितारों की ट्रेजेक्ट्री के साथ फ्लो करती है। एनर्जी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। रिस्क भी उतने ही गहरे हैं। पर ये तुम्हारे जैसे नए अप्रेंटिस के लिए परफेक्ट है। अगर सही यूज किया तो तुम ऑफिशियल विजर्ड का रास्ता भी देख सकते हो। रॉन ने उस रून को एक पल के लिए देखा, और एक पल में ही उसे महसूस हुआ जैसे कोई दूर, अनजानी, सितारों भरी गहराई से कोई आवाज, कोई बुलावा, कोई फुसफुसाहट उसकी तरफ आ रही हो। रॉन का हाथ ऑलमोस्ट उस नोटबुक की तरफ बढ़ ही गया था, पर अगले ही पल लेडी एलन ने धीरे से वो छोटी सी किताब बंद कर दी। कवर पर लगी वो खून सी लाल जेमस्टोन हल्की सी चमकी, जैसे उससे अलविदा कह रही हो। लेडी एलन ने नोटबुक काउंटर पर रखी, हाथ अब भी उस पर टिका हुआ था। ये स्पष्ट था, वो इसे रॉन को अभी देने का कोई इरादा नहीं रख रही थी। बहुत ही सीधे हो तुम, वो हल्की सी नाराज नज़र से बोली, आंखों में बाज की तरह तेज चमक। शायद तुम अभी तक विजर्ड वर्ल्ड के असली रूल्स को समझ ही नहीं पाए। उसके लाल नेल पेंट से सजे लंबे उंगलियों के टिप्स नोटबुक के ऊपर हल्की सी घूम गए। इस दुनिया में नॉलेज का अपना वजन होता है। कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। जो चीज़ कीमती होती है, उसके बदले कुछ देना पड़ता है। रॉन ने तुरंत सीधे होते हुए बोला, माफ़ी चाहता हूँ लेडी एलन, मैं ज़्यादा ही जल्दी में बोल दिया। मैं कीमत देने को तैयार हूँ,
लेडी एलन ने उसे थोड़ी देर तक देखा, जैसे उसकी रूह की गहराइयों में झांक रही हो। फिर उसके होठों पर हल्का सा मुस्कान उभरा, जैसे उसने रॉन की चाहतों को पहचान लिया हो। अच्छा, तो फिर एक छोटा सा काम है तुम्हारे लिए। वो नीचे झुकी और काउंटर के दूसरे ड्रॉर से एक चमकती पर्चमेंट निकाली। उस पर लिखा हुआ शब्द इंक से नहीं, जैसे किसी पुराने लाल तपते मेटल से जलाकर लिखे गए हों। मुझे कुछ रेयर मटेरियल्स चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट मैजिक पोशन रिसर्च के लिए। वो लिस्ट रॉन की तरफ सरकाते हुए बोली, अगर तुम स्टार ईटर्स रेविंग्स जैसे मेडिटेशन टेक्निक को सच में सीखना चाहते हो, तो तुम्हें सिर्फ स्पिरिचुअल पावर ही नहीं, रिसोर्सेज ढूंढने की क्षमता भी होनी चाहिए। रॉन ने पर्चमेंट हाथ में लिया, ठंडी, पर उसमें से एक हल्की सी जलन भी महसूस हुई, जैसे उसमें कंडेंस्ड मैजिक भर रखा हो। लिस्ट पढ़ते ही उसकी भवों पर लकीर पड़ गई। ड्रीम ईटिंग स्पाइडर की आई फ्लूइड, मून शैडो बैट का हार्ट ऐश, क्रिस्टल मॉस, और कुछ तो सीधे सीधे स्कूल के प्रोहिबिटेड आइटम्स थे। नाइट टॉक पोलन, थर्स्टी स्टंग मॉस। रॉन ने ऊपर देखकर पूछा, ये मटेरियल्स तो अप्रेंटिस मार्केट में नहीं मिलते। तो फिर? लेडी एलन ने हल्की सी गर्दन झुकाकर कहा, आंखों में एक ग्लीमिंग चैलेंज। समझदार लड़के हो तुम, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चीजें कहाँ मिलती है। आवाज में नरमपन था, पर नजर बर्छी की धार। रॉन को बस इतना समझ आ गया, विज़र्ड वर्ल्ड में नॉलेज ही काफी नहीं होता, उसे हासिल कैसे किया जाए, दैट इज द रियल टेस्ट। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर लिस्ट दोबारा देखकर बोला, समझ गया, मैं इन सब का जुगाड़ कर लूंगा। लेडी एलन की आंखों में हल्की से तसल्ली की छाप दिखी। अच्छा, याद रखना, ये सिर्फ उस मेडिटेशन टेक्निक के लिए नहीं, ये तुम्हारे जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है। वो थोड़ी झुकी और रॉन के बिल्कुल करीब आ गई। उसकी सांस रॉन के कान को छू रही थी। ओलिवर की रिसर्च बहुत खतरनाक है। वो लिविंग कर्स के फील्ड में पैर रख चुका है, जहां ऑफिशियल विजर्ड्स तक जाने से डरते हैं। अगर उससे तुम्हारी साउंड वेव मैजिक में इंटरेस्ट आया है, तो कोई वजह है। रॉन ने पूछा, कैसा कनेक्शन? लेडी एलन कुछ सेकंड्स चुप रहीं, जैसे सोच रही हों कि कैसे समझाएं। कर्सेस एक फिजिकल कैरियर चाहती हैं, लेकिन साउंड वेव्स। वो रुककर धीरे से बोली, साउंड वेव्स बिना छुए, बिना रुके हर बैरियर को पार कर सकती हैं। अगर ओलिवर ने उन्हें कर्स कैरियर बना दिया, तो उनकी कर्सेस आवाज की तरह हर जगह फैल जाएंगी। उनका रोकना नामुमकिन हो जाएगा। रॉन की रीढ़ की हड्डी तक ठंड उठ गई। तो आपका सजेशन? लेडी एलन सीधी होकर बोली, अपनी मैजिक को और बेहतर बनाओ, पर उसका असली राज अपने तक रखो। उसकी आंखों में एक गहरा वार्निंग था। इस दुनिया में कभी-कभी सबसे अच्छा डिफेंस होता है अटैक फर्स्ट। रॉन को अब सब समझ आ चुका था। वो लिस्ट को संभालकर अपनी इनर पॉकेट में रखते हुए बोला, I'll get these materials। बेसिक है, जिंदा रहना पहले जरूरी है। मरे हुए लोग स्टार ईटर्स रेविंग्स नहीं सीखते। अब जाओ, आज काफी हो गया, कल यूजुअल टाइम पर काम पर आ जाना। रॉन हर्ब शॉप से बाहर निकला। रात गहरी हो चुकी थी। ब्लैक मिस्ट जंगल के साए रास्ते पर ऐसे फैल रहे थे जैसे अदृक हाथ उसके पैरों को स्पर्श कर रहे हों। हवा सर्दी से काटी जा रही थी, पर रॉन की आंखों में एक अजीब सा डिटर्मिनेशन जल उठा। इस दुनिया में हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी होता है, और हर अपॉर्चुनिटी के नीचे एक नया खतरा छुपा होता है। चैप्टर 35 अ माइनर पनिशमेंट। सुबह की धूप ब्लैक मिस्ट जंगल के पत्तों के बीच से झांकती हुई टेढ़े मेढ़े रास्ते पर गिर रही थी। रॉन से कपड़े ठीक किए और सीधे हर्ब स्टोर की तरफ निकल पड़ा। कल रात लेडी एलन का जवानी वाला रूप उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। समझ तो रहा था कि वो बस एक टेम्परेरी फॉर्म था, पर दिल चाहता था कि शायद एक बार फिर वो पिंक बाल वाली खूबसूरत विच उससे दिखे। स्टोर का दरवाज़ा धक्का देकर खोला तो हमेशा की तरह हर्ब्स की खुशबू हवा में फैली, और तुरंत ही उसकी नज़र पड़ गई। काउंटर के पीछे वो हंच्ड बैक्ड, रिंकल्ड, बुरी सी लगने वाली ओल्ड लेडी एलन खड़ी थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, जैसे सूख चुके नदियों के निशान। हुक्ड नोज के नीचे वो पतली सी टेढ़ी नज़र,
बिखरे हुए फीके बाल और उम्र के धब्बों से भरी उंगलियां पोशन की बोतल को नज़रबंद होके देख रही थी। इवन दो रॉन तैयार था, फिर भी इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखकर उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख गया, और शायद एक पल देर हो गई उससे एक्सप्रेशन छुपाने में। अरे वाह, ओल्ड विच ने बिना सर उठाए बोला, लगता है मुझे ऐसे देखकर तुम्हें काफ़ी दुख हुआ। बिल्कुल नहीं मैडम, रॉन ने तुरंत जवाब दिया, अंदर ही अंदर खुद पर हंसते हुए। तब लेडी एलन ने बॉटल रखी और सीधा रॉन की तरफ देखा। अरे छोड़ो लड़के, तुम्हारी सारी सोच तो चेहरे पर लिखी होती है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। रॉन ने नज़र चुराकर बोला, सॉरी मैडम, मेरा मतलब कुछ गलत नहीं था। चिंता मत करो, ओल्ड विच ने हाथ हिलाया, ऐसी छोटी बातों पर मैं नाराज़ नहीं होती। एक पल के लिए उसकी आवाज़ अजीब सी नरम हो गई। मैं भी मानता हूँ कल वाली अपीयरेंस ज़्यादा अच्छी लगती है, काश वक्त सबको बराबरी की दया देता। वो अपने ट्विस्टेड स्टाफ पर टेक कर धीरे धीरे रॉन के पास आई। आगे जाके तुम समझोगी, पावर का अपीयरेंस से कोई लेना देना नहीं होता। रॉन ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। चलो, तुम जैसे यंग लोगों में तो बहुत एनर्जी होती है, लेडी एलन ने हंसी दबाते हुए बोला। तो एक छोटा सा काम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उसने स्टोर के कोने की तरफ इशारा किया। वहाँ एक बड़ा सा बंडल रखा था, सिल्वर ग्रे वाइन्स जिसमें गहराई तक चुभते हुए थॉर्न्स लगे थे, हर जगह अनइवन नॉट्स, और वो थॉर्न्स की टिप लाइट में चमक रही थी। रॉन की गर्दन अपने आप नीची हो गई। दिस? उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई। इतना बड़ा पाइल, और वो भी हिडन थॉर्न वाइन? लेडी एलन ने तुरंत उसका हेजिटेशन पकड़ लिया। क्या हुआ, डर गए? उसकी आंखों में हल्की सी शरारत चमकी। चलो तुम्हें गुड न्यूज़ देती हूँ, वो बोलते हुए क्लोज आई। हिडन थॉर्न वाइन के स्पाइक्स में हल्की सी टॉक्सिन होती है। ज़्यादा देर तक हैंडल करा तो उंगलियां नम हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाए तो कुछ घंटों के लिए फीलिंग भी चली जाती है। उसके होठों पर एक छुपी हुई मुस्कान आई। पर अगर काम टफ लग रहा है तो पूरी दिन यहीं बैठकर मेरी खूबसूरती देखते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रॉन ने तुरंत समझ लिया, आज का काम एक छोटी सी पनिशमेंट है, पर वो इनकार नहीं कर सकता था। हर्ब स्टोर ने हमेशा उसे नॉलेज दिया, मटेरियल्स दिए, लेडी एलन की पर्सनल गाइडेंस मिली। मैं शुरू करता हूँ मैडम, उसने सीधे जाकर हिडन थॉर्न वाइन का बंडल पकड़ लिया। पीछे से एक हल्की सी सप्रेस्ड हंसी सुनाई दी। और फिर शुरू हुआ असली कांड। वाइन्स इतने टफ थे, इतने नास्टी थे कि थोड़ा सा रॉन्ग एंगल हुआ तो या तो वाइन खराब या रॉन ही स्किन कट। सिर्फ आधे घंटे में उसके हाथों पर छोटे छोटे 7-8 कट्स बन गए, और काम बस थोड़ा सा ही हुआ था। तब अचानक लेडी एलन उसके पीछे आ खड़ी हुई। टेक्निक गलत है, उसकी आवाज़ में डांट भी थी, शिक्षा भी। चाकू 30 डिग्री एंगल पर रखो, टेक्सचर के साथ जाओ, अगेंस्ट नहीं। उसने रॉन का टूल लिया और एक ही स्वीप में पूरा वाइन बिल्कुल परफेक्ट ट्रीट कर दिया। रॉन का मुंह थोड़ा खुला का खुला रह गया। वो ध्यान से देखने लगा और धीरे धीरे समझने लगा। हर्ब रिकग्निशन एक्सपीरियंस +1। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसका टेक्निक बेटर होता गया। फिर एक अजीब सी बात नोटिस हुई। वाइन्स रैंडम नहीं ग्रो करती, उनमें एक रिदम है। जब रॉन अपनी मूवमेंट्स उस रिदम के साथ ट्यून करता, काम 2x फास्ट हो जाता, जैसे वाइन्स भी कोऑपरेट कर रही हों। इंटरेस्टिंग, उसने धीरे से कहा। तभी लेडी एलन एक कप लेकर आ गईं। ये पी लो, टॉक्सिन बिल्डअप कम हो जाएगा। उनकी आवाज़ यूजुअल से ज़्यादा सॉफ्ट थी। काफ़ी अच्छा कर रहे हो तुम। रॉन ने एक सिप लिया, टेस्ट सरप्राइजिंग स्वीट, जैसे पेपरमिंट टी विद हनी। नमनेस गायब। थैंक यू मैडम। वो फिर काम पर लौट गया। शाम तक एक्सपेक्टेड टाइम से पहले सारा काम डन, वाइन्स परफेक्टली ट्रीटेड। लेडी एलन ने इंस्पेक्शन की और फिर हाथ जोड़कर बोला, नॉट बैड, मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा। तुमने हिडन थॉर्न वाइन का ट्रिक पकड़ लिया। रॉन ने सिंपली ट्रूथ बताया। मैंने एक ग्रोथ पैटर्न फील किया, रिदम जैसा, उसके साथ मूव करना ईजी था। लेडी एलन की आंखों में एक शार्प इंटरेस्ट चमका।
वेरी फ्यू लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान्स का लाइफ पल्सेशन महसूस कर पाते हैं। तुम्हारी परसेप्शन काफ़ी स्पेशल है। फिर उसने काउंटर के अंदर से एक छोटी पाउच निकाली जिसमें से कॉइन्स जैसे पीसेस की खनक सुनाई दी। आज के मैजिक स्टोन फ्रैगमेंट्स आज ज़्यादा मिले, तुम डिज़र्व करते हो। रॉन ने पाउच का वेट चेक किया, लगभग 5 फ्रैगमेंट्स। यूजुअली तो सिर्फ 2 मिलते थे। थैंक यू मैडम। वो जाने ही वाला था कि थम जाओ, लेडी एलन ने पुकारा। इस बार उसकी आवाज़ में एक छिपी हुई कंसर्न थी। क्या तुम शाम को एलिमेंट्री अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन असेसमेंट देने वाले हो? रॉन थोड़ा सा हैरान हो गया। मैडम, आपको कैसे पता? लेडी एलन हल्की सी हंसी। ही, मैं इतने साल से मार्केट प्लेस में हूँ। स्कूल के सारे रूल्स प्रोसेस मुझे याद हैं। ये कहकर वो ड्रॉर का लॉक खोलकर एक क्रिस्टल बॉटल निकाल लाईं। ये पहले तुम्हें वापस देती हूँ। रॉन ने बॉटल ली और तुरंत पहचान गया। होल्ट ने दिया हुआ आर्टिफिशियल स्टारड्यू था ये। याद है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, लेडी एलन ने नरमी से कहा, कि जब तुम अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन टेस्ट पास कर लोगे, मैं तुम्हें ये वापस दे दूंगी। अब उसकी आवाज़ एक स्ट्रिक्ट टीचर से बदलकर एक प्रोटेक्टिव सीनियर जैसे हो गई। अब तुम ब्रेक थ्रू कर चुके हो तो ये तुम्हारा हक है। रॉन सच्चे मन से बोला, मैं तो इतना बड़ा प्रॉमिस भूल ही गया था। धन्यवाद मैडम। एक और चीज़, वो एक ख़ास सील वाला लेटर लेकर उसकी तरफ बढ़ीं। ये रेकमेंडेशन लेटर है। इनिशियल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते वक्त ये दिखा देना। रॉन ने लेटर उल्टा पलटा कर देखा। सील बहुत पुराना और मिस्टीरियस लग रहा था। ये कौन सा लेटर है? एज एलिमेंट्री अप्रेंटिस तुम एक बार के रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एलिजिबल हो, लेडी एलन ने पेशेंटली समझाया। नॉर्मली रिसोर्सेज का क्वालिटी और क्वांटिटी तुम्हारी पोटेंशियल रेटिंग पे डिपेंड करती है। फिर वो थोड़ा रुककर उसकी तरफ देखने लगी। इस बार उसकी आंखों में कंसर्न था। कंसिडरिंग तुम्हारा इनिशियल टैलेंट और ब्रेक थ्रू का टाइम, तुम्हारी रेटिंग उतनी हाई नहीं होगी। ये रिकमेंडेशन लेटर तुम्हारी अथॉरिटी एक लेवल बढ़ा देगा। रॉन के दिल में गर्माहट सी दौड़ गई। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लेडी एलन उसके लिए इतना करेगी। मैडम, मैं कैसे शुक्रिया करूं? अरे, लेडी एलन तुरंत अपनी यूजुअल स्टर्न एटीट्यूड में आ गई। ज़्यादा इमोशनल मत हो। बस तुम बाकी उन ओवर कॉन्फिडेंट इडियट्स जैसा बिहेव नहीं करते, और मुझे नहीं चाहिए तुम्हें स्कूल में अनफेयरली ट्रीट किया जाए। रॉन ने क्वाइटली लेटर और स्टारड्यू रख लिया। कुछ बोलने ही वाला था। चलो, अब निकल जाओ, मेरा क्लोजिंग टाइम मत खराब करो। उसने हाथ हिलाकर उसे भगा दिया, पर उसकी डीप ग्रीन आंखों में सॉफ्टनेस अब भी चमक रही थी। कल टाइम पर काम पर आ जाना, उसने ऐड किया। सेंट्रल हॉल, ब्लैक मिस्ट जंगल के बाहर। स्कूल का सेंट्रल हॉल जंगल के एज पर खड़ा था, एक एंशिएंट मैसिव स्ट्रक्चर। टावर के ऊपर दर्जनों ल्यूमिनस स्टोन्स लगे थे, जो अंधेरे में भी हल्का सा नूर फैला रहे थे। रॉन धीरे धीरे एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहा था। पहली बार फॉर्मल क्वालिफिकेशन टेस्ट देना जा रहा था। थोड़ा अनईजी तो नेचुरल था। बस ये लॉक जैसा हंगामा ना हो, उसने सोचा। लास्ट टाइम लॉक ने स्पिरिचुअल पावर टेस्ट दिया था। हाफ डॉर्मिट्री उसे देखने आ गई थी, जैसे किसी सर्कस का तमाशा हो। और ब्लैक मिस्ट जंगल जैसी जगह में ज्यादा अटेंशन मतलब ज्यादा डेंजर। आज हॉल में ज्यादा भीड़ नहीं थी। मोस्ट अप्रेंटिसेस या तो एक्सपेरिमेंट्स में बिजी थे या मिशंस पर। रॉन ने सुकून की सांस ली और कॉर्नर के ड्यूटी एरिया की तरफ चला। वहाँ कुछ अप्रेंटिसेस ग्रे वाइट यूनिफॉर्म में काम हैंडल कर रहे थे। रॉन ने एक फ्रेंडली लग रही फीमेल ड्यूटी पर्सनल को चुना। हेलो, मैं एलिमेंट्री अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन रिकग्निशन के लिए आया हूँ, उसने पोलाइटली बोला। ड्यूटी पर्सनल जो मिडिल अप्रेंटिस थी, उसने सिर्फ एक ग्लांस लिया। नेम? रॉन रैल्फ। एसोसिएटेड एरिया? कैंडिडेट डॉर्मिटरी एरिया, ईस्ट विंग। उसने एक थिक बुकलेट खोली। कुछ सेकंड्स बाद आईब्रो उठ गई। योर नेम प्रिडिक्टेड ब्रेक थ्रू लिस्ट में नहीं है। जी, मैं डिटेंशन रूम में ब्रेक थ्रू हुआ, रॉन ने कामली जवाब दिया। डिटेंशन रूम? वो सच में सरप्राइज थी।
उधर तो कोई कल्टीवेशन सपोर्ट नहीं होता। शायद इसी वजह से फोकस बन गया, रॉन ने एक वेग स्माइल के साथ कहा। ड्यूटी पर्सनल उसकी बात सुनते हुए उसका डेटा कंपेयर कर रही थी। रॉन रैल्फ, इनिशियल स्पिरिचुअल टैलेंट टेस्ट, 6th क्लास स्टार, राइट? रॉन ने इंटरनली अपने इमोशंस स्टेडी किए। यस मैम। 6th क्लास स्टार और तुम ब्लैक मिस जंगल आए हुए सिर्फ 9 महीने। इस बार उसकी आंखों में सच्चा शौक था। इस टैलेंट के साथ टाइम लिमिट में ब्रेक थ्रू, इम्प्रेसिव। फिर वो खड़ी हो गई। फॉलो मी, फॉर्मल स्पिरिचुअल पावर असेसमेंट करना होगा। रॉन ने हल्की सी रिलीफ की सांस ली। पब्लिक टेस्ट से बच गया। टेस्ट रूम। कॉरिडोर से होता हुआ वो एक छोटी सी रून एनग्रेव्ड डोर तक ले गई। अंदर एक इंडिपेंडेंट टेस्ट रूम था। मिडिल ऑफ द रूम एक छोटा क्रिस्टल बॉल, बट डेंसर रून्स के साथ। अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखो और स्पिरिचुअल पावर रिलीज करो, ड्यूटी पर्सनल ने कहा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी क्लियरली विजिबल थी। रॉन ने अपना राइट हैंड बॉल पर रखा, ब्रीदिंग स्टेडी की, अपनी मेडिटेशन टेक्निक के रिदम पर स्पिरिचुअल पावर फ्लो करना शुरू किया। क्रिस्टल बॉल धीरे धीरे ग्लो करने लगा, अंदर रेड मिस्ट घूमने लगी, और फिर एक क्लियर स्टेबल स्पिरिचुअल सिंबल फॉर्म हो गया। पहले के डिम अनस्टेबल सिंबल के ऑपोजिट ये सिंबल ब्राइट, सॉलिड और बिल्कुल स्टेडी था। ड्यूटी पर्सनल की प्यूपल्स श्रिंक हो गईं। ये स्पिरिचुअल पावर फ्लक्चुएशन में लगभग कोई इम्प्योरिटी नहीं। स्टेबिलिटी तो नॉर्मल एलिमेंट्री अप्रेंटिसेस से कहीं ज्यादा है। ये तुमने कैसे अचीव किया? रॉन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और संभलते हुए बोला, मेडिटेशन के दौरान मुझे स्पिरिचुअल पावर के रिदम से रिलेटेड कुछ क्लूज मिले, जिससे मैं मेडिटेशन का टाइम ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहा हूँ। रिदम? स्टाफ मेंबर की आंखें थोड़ी सी नैरोड हो गईं, जैसे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मिल गई हो। काफ़ी इंसाइटफुल अप्रोच है, वो बोली। आमतौर पर हाई एप्टीट्यूड वाले लोग इस एंगल से ब्रेक थ्रूज नहीं करते। फिर उसने सोचा, थोड़ी देर रुककर पूछा, स्पिरिचुअल पावर के अलावा तुमने कोई और स्किल प्रैक्टिस की है? रॉन ने तुरंत अपना जवाब कैलकुलेट किया। गोल्डन फिंगर का राज तो बताना नहीं था, पर थोड़ा अननेचुरल टैलेंट दिखाना ज़रूरी भी था। आई हैव सम इंसाइट्स इन मैजिक पोशन मेकिंग एंड सॉर्ड्समैनशिप, रॉन ने कॉशियस वॉइस में कहा। स्पेशली मैजिक पोशन मेकिंग। मैं लेडी एलन की शॉप में काम करता हूँ। लेडी एलन? स्टाफ मेंबर का एक्सप्रेशन हल्का सा बदला। नो वंडर, तभी तुम इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाए। अब उसकी एटीट्यूड में एक जेन्युइन सीरियसनेस आ गई। शुरुआत में तुम्हारी एप्टीट्यूड बहुत लो थी, लेकिन सिर्फ कुछ महीनों में 6th क्लास स्टार से एलिमेंट्री अप्रेंटिस तक पहुंचना मुझे कुछ साल पहले की एक केस याद दिलाता है। कौन सा केस? रॉन क्यूरियस हो गया। स्टाफ मेंबर की आंखों में थोड़ा सा पुराना डर और डार्क मेमोरीज की झलक थी। एक कैंडिडेट अप्रेंटिस था, उसकी एप्टीट्यूड बॉटम टियर थी और अपीयरेंस तो इतनी अजीब थी कि दूर से ही पहचान जाता। लेकिन स्कूल में कुछ ही सालों में उसने एक्सप्लोसिव प्रोग्रेस की। आज वो ऑफिशियल विज़र्ड बनने के बिल्कुल करीब है। रॉन के दिल में हल्की सी हलचल हुई। एंड्रे के रूमर्स याद आ गए। ओलिवर? रॉन ने धीरे से पूछा। स्टाफ मेंबर की आंखें तुरंत अलर्ट हो गईं। तुम उसका नाम जानते हो? सिर्फ सुना है, रॉन ने जल्दी से क्लैरिफाई किया। कहता है वो कर्स रिसर्च में काफ़ी बड़ा नाम बन गया है। स्टाफ मेंबर ने धीरे से सिर हिलाया, पर उसका गार्डेड एक्सप्रेशन अब भी था। ओलिवर रेयर जीनियस है, लेकिन उसने जो पाथ चूज़ किया है वो हर किसी के लिए ठीक नहीं। इस टॉपिक से वो क्लियरली अनकंफर्टेबल थी, तो कॉन्वर्सेशन को सीधा वापस ऑफिशियल टॉपिक पर ले आई। चलो, तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर टेस्ट क्लियर हो चुका है। अब मैं तुम्हारी बेसिक इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करूंगी, फिर तुम रिसोर्स एलोकेशन अप्लाई कर सकते हो। पूरा प्रोसेस एफिशिएंट और सिस्टमैटिक था। वो रॉन का डेटा लिख रही थी, उसकी एबिलिटीज़ रिकॉर्ड कर रही थी और फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में पूछ रही थी। तो तुम आगे किस फील्ड पर फोकस करना चाहते हो? इससे तुम्हारे टास्क्स और रिसोर्सेज डिसाइड होंगे। रॉन ने सोचा, वो मल्टी प्रोफेशन था, पर सारी चीज़ें ओपनली रिवील नहीं कर सकता था। मैं मैजिक पोशन मेकिंग और मैजिक रिसर्च दोनों में इंटरेस्टेड हूँ, पर अभी के लिए मैजिक पोशन मेकिंग यही सेफ चॉइस थी और लेडी एलन की रिकमेंडेशन के साथ परफेक्टली मैच भी करती थी।
मैजिक पोशन मेकिंग, ठीक है, उसने नोट लिखा। लेडी एलन का आई फॉर टैलेंट कभी गलत नहीं होता। फिर उसने एक थिक लिस्ट निकाली, कुछ पेजेस पलटे और रॉन को एक शीट दे दी। तुम्हारी एप्टीट्यूड और ब्रेक थ्रू टाइमिंग के बेसिस पर तुम्हारी इवैल्यूएशन सेकेंडरी पोटेंशियल लेवल आई है। तुम सिर्फ इस लिस्ट में से आइटम्स चूज कर सकते हो। रॉन ने लिस्ट चेक की और उसका दिल थोड़ा सा हैवी हो गया। मोस्ट आइटम्स बेसिक थे, कुछ ठीक ठाक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटीरियल्स, कुछ ऑर्डिनरी पोशंस जो वो ऑलरेडी बना सकता था, कुछ बिगिनर विजर्डरी बुक्स और मेडिटेशन टेक्निक्स। मेडिटेशन टेक्निक सेक्शन में कुछ एडवांस टेक्निक्स थीं, पर उनके सामने लिखा था 50 इयर्स सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड, और वो भी सिर्फ एडवांस्ड अप्रेंटिस तक की गाइड करती थी, आगे कुछ नहीं। जीरो रिंग मैजिक मॉडल्स की कंडीशंस तो और भी स्ट्रिक्ट थीं, ऑलमोस्ट जेल जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कंडीशंस, रॉन ने भवें चढ़ाईं। कंप्लेन मत करो, स्टाफ मेंबर ने फ्लैट टोन में कहा। सेकेंडरी पोटेंशियल अप्रेंटिसेस के लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा है। स्कूल के रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते। रॉन ने तुरंत अपोलोजाइज किया, सॉरी मैम। फिर उसने लेडी एलन का सील्ड लेटर निकाल कर दिया। मैडम एलन ने कहा था कि ये स्टाफ को दे दूं। स्टाफ मेंबर ने लेटर देखा और तुरंत उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसने सील को केयरफुली इंस्पेक्ट किया, फिर बहुत कॉशन के साथ एनवेलप खोला। जैसे जैसे वो लेटर पढ़ रही थी, उसकी आंखों में सरप्राइज बढ़ता जा रहा था। पेपर को उल्टा करके सील और सिग्नेचर दोबारा चेक किए। ये? वो रॉन को एक नए नज़रिए से देख रही थी। इस दफ़ा उसकी आंखें स्क्रूटनी और क्यूरियोसिटी दोनों से भर गई थीं। लेडी एलन बहुत ही कम लोगों के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखती हैं, और ये लेटर का टोन। वो आधी बात पर ही रुक गई। रॉन को रियलाइजेशन हो गया कि लेटर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ वेट। वो उठकर हॉल के एक हिडन कॉर्नर में गई और एक रून स्टोन निकाला। उसने धीरे से कुछ बोला। रून स्टोन फेंट ग्लो करने लगा, और फिर एक डिग्निफाइड मेल वॉइस सुनाई दी, जिसमें विजर्ड लेवल की अथॉरिटी की वाइब्रेशन थी। रॉन उनकी बात नहीं सुन पाया, पर उसको फील हो गया कि डिसीजन हाई लेवल पर जा रहा है। कुछ मिनट बाद स्टाफ मेंबर वापस आई, इस बार एक नई लिस्ट लेकर। लेडी एलन की रिकमेंडेशन और स्कूल के विजर्ड्स के कंफर्मेशन के बाद तुम्हारी एक्सेस लेवल मिडिल पोटेंशियल तक एलिवेट कर दी गई है। उसने रॉन को अपडेटेड लिस्ट दी। रॉन ने फर्स्ट ग्लांस में ही डिफरेंस फील कर लिया। इस लिस्ट में आइटम्स ज़्यादा रेयर थे, कंडीशंस काफ़ी लीनियंट थीं। कुछ बेसिक आइटम्स बिना किसी रिक्वायरमेंट के चूज़ किए जा सकते थे। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट्स डेकेड्स से डायरेक्टली फ्यू इयर्स हो गए थे। ये एक मैसिव अपग्रेड था। साथ ही स्टाफ मेंबर ने कंटिन्यू किया, क्योंकि तुम्हारा स्पेशलिटी मैजिक पोशन मेकिंग है, तुम्हें पोशन रिफाइनिंग टास्क्स असाइन किए जा रहे हैं। हर महीने एक सर्टेन क्वांटिटी सबमिट करनी होगी, बाकी टाइम तुम्हारी मर्जी का होगा। फील्ड टास्क्स कभी-कभी आएंगे, पर बहुत कम, ऑर्डिनरी अप्रेंटिसेस से काफ़ी कम। रॉन का दिल लिटरली ग्लो कर गया। ये टास्क स्ट्रक्चर उसके लिए परफेक्ट था। पोशन मेकिंग स्किल इंप्रूव होगी, पर्सनल कल्टीवेशन के लिए भी टाइम मिलेगा, और डेंजरस फील्ड टास्क्स भी मिनिमल। अब तुम लिस्ट से आइटम्स चूज कर सकते हो, स्टाफ मेंबर बोली। ध्यान से सिलेक्ट करना, ये तुम्हारी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। रॉन ने पूरी लिस्ट डिटेल में पढ़ी, प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट किए, और फाइनली डिसाइड किया पोशन रिफाइनिंग के कंप्लीट वेसल्स का एक हाई क्वालिटी सेट और एक प्रोटेक्टिव इनर आर्मर। चैप्टर 38 हार्वेस्ट और बेसिक स्टारडस्ट लिक्विड का असर। रिफाइनिंग वेसल्स मैजिक फ्रेंडली मेटल से बने थे। हर एपरेटस पर बारीक स्टेबलाइजिंग रून्स एनग्रेव किए गए थे। ये हाई इंटेंसिटी मैजिक मॉड्यूलेशन को आसानी से झेल सकते थे, इसलिए एडवांस्ड मैजिक पोशन रिसर्च के लिए बिल्कुल लाजमी थे। प्रोटेक्टिव इनर आर्मर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटीरियल्स का मिक्स था। ये एक ट्रू डीमनाइज्ड आइटम तो नहीं था, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी हाई थी कि काफ़ी प्रोटेक्शन दे, बिना मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किए। मार्केट वैल्यू से देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें कम से कम 1 या 2 प्योर मैजिक स्टोन्स की कीमत रखती थीं। मैं इन दोनों को चूज़ करता हूँ, रॉन ने लिस्ट पर उंगली रखकर कहा। रिफाइनिंग वेसल्स का सेट और ये प्रोटेक्टिव इनर आर्मर। अटेंडेंट ने सर हिलाकर फॉर्म पर नोट लिखा।
मैजिक पोशन अप्रेंटिसेस का टिपिकल चॉइस, प्रैक्टिकल और लोकी। कृपया थोड़ी देर रुकिएगा, मैं अभी इन्हें लेकर आती हूँ। वो जाते हुए रॉन के दिल में फिर वही सवाल उभरा। लेडी एलन उससे इतनी मदद क्यों कर रही थी? क्या बस उसकी मैजिक पोशन टैलेंट की वजह से? या फिर वो अजीबो-गरीब बुद्धि पोशन मास्टर ने उसमें कोई और गहरी चीज़ देखी थी? जो भी कारण था, रॉन ने ये एहसान मन में गहरा नोट कर लिया। ब्लैक मिस्ट जंगल जैसी जगह पर ऐसा साथ मिलना बहुत ही रेयर था। कुछ ही देर बाद अटेंडेंट वापस आई, हाथ में एक एक्सक्विजिट वुडन बॉक्स और एक नीटली फोल्डेड डार्क ग्रीन फैब्रिक। ये रही आपकी सिलेक्टेड आइटम्स, वो बोली। उसने रॉन को एक पतला बुकलेट भी दिया। इसमें एलिमेंट्री अप्रेंटिस के रूल्स और रिसोर्स लोकेशंस लिस्टेड हैं, जल्दी से इसे पढ़ लेना। रॉन ने वुडन बॉक्स खोला। अंदर एक फाइनली क्राफ्टेड रिफाइनिंग वेसल रखा था। कोल्ड मेटल की चमक के साथ बेस पर माइक्रो रून्स सटली शाइन कर रहे थे। अप्रेंटिस लेवल पर ये सेट फ्लॉलेस माना जाता है। कॉमन पोशन ही नहीं, कुछ एडवांस्ड फॉर्मूलाज भी इससे रिफाइन किए जा सकते हैं। अगर ढंग से केयर ली तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक काम आएगा। रॉन ने बॉक्स बंद किया और इनर आर्मर को देखा। पहली नज़र में तो नॉर्मल कपड़े जैसा लग रहा था, लेकिन टच करते ही उसने महसूस किया टेक्सचर रिजिलियंट, हल्की ठंडी सी फीलिंग, क्लियरली एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। काफ़ी कमाल का क्राफ्टमैनशिप है। रॉन ने इनाम की तरह इनर आर्मर फोल्ड करके साइड में रखा। अब उसके सामने असली काम था। ज़ीरो रिंग मैजिक स्लाइम स्प्लैश को प्रोफिशिएंट लेवल तक मास्टर करना। यही विजिल्ड अप्रेंटिस ट्रांजिशन की लास्ट रिक्वायरमेंट थी। रॉन ने मन ही मन कंडीशंस रिकॉल की। विजर्ड अप्रेंटिस 1.5 स्टार्स, ट्रांजिशन, रिक्वायरमेंट्स, स्पिरिचुअल पावर 2.0, रूट, बेसिक मेडिटेशन टेक्निक, प्रोफिशिएंसी, रूट। एक स्पेल को प्रोफिशिएंट लेवल तक मास्टर करो, लेफ्टवर्ड्स। सिर्फ यही बाकी था। बस ये एक काम और, रॉन ने धीरे से कहा। आज रात ही इसे कंप्लीट करना होगा। रूम में नज़र घुमाते हुए उसकी आइज़ एक रॉक पर टिक गई। बेड के पास पड़ी वो प्रैक्टिस टारगेट जो वो स्पेशली स्पेल्स के लिए रखता था। उसने लेडी एलन की गाइडेंस में रिफाइन की हुई सिंपल स्टारडस्ट लिक्विड निकाली। आधी सिप्स ली। एक ठंडी रिफ्रेशिंग वेव उसके गले से शरीर में फैल गई। उसका माइंड अजीब तरह से क्लियर हो गया। सिंपल स्टारडस्ट लिक्विड इफेक्ट्स। स्पिरिचुअल पावर की स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी, कास्टिंग प्रिसिजन हल्की सी इम्प्रूव होगी। परफेक्ट, चलो शुरू करते हैं। रॉन ने गहरा सांस लिया। एलिमेंट्री अप्रेंटिस बनने के बाद स्पिरिचुअल पावर में जो क्वालिटेटिव चेंज आया था, अब वो पूरी तरह से महसूस हो रहा था। पहले जो फ्लो वेग लगता था, अब वो क्रिस्टल क्लियर था। हर एक स्पिरिचुअल थ्रेड को वो देख सकता था, फील कर सकता था, कंट्रोल कर सकता था। रॉन ने आंखें बंद की और डैरेंट के नोट्स में लिखी साउंड वेव थ्योरी को याद किया। साउंड वेव्स इक्वल टू स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज। स्पिरिचुअल पावर भी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके बिहेव कर सकती है। उसने फ्रीक्वेंसीज और स्पिरिचुअल पावर को सिंक करना शुरू किया। फिर स्पिरिचुअल पावर एक प्लग्ड स्ट्रिंग की तरह वाइब्रेट करने लगी। हर वाइब्रेशन के साथ मैजिक मॉडल शार्पर, क्लियरर होता गया। हर नोड का चेंज, हर लाइन का कर्व रॉन के परसेप्शन में जूम्ड इन डिटेल जैसा लग रहा था। स्लाइम स्प्लैश, कास्टिंग इनिशिएटेड। कास्टिंग मेथड ऑप्टिमाइजेशन डिटेक्टेड। स्टारडस्ट लिक्विड एक्टिव। मैजिक मॉडल स्टेबिलिटी स्लाइटली एनहांस्ड। रॉन घर के बिल्कुल बीच में खड़ा था। रूम की खामोशी में बस एक चीज़ थी, मैजिक, और उसके कंट्रोल का नया लेवल। रॉन को महसूस हुआ कि उसके स्पिरिचुअल स्पेस में बनने वाला मैजिक मॉडल अब आसमान जैसे स्टेबल हो चुका था। ड्रॉपलेट शेप्ड एनर्जी स्ट्रक्चर अब पहले की तरह ब्लिंक नहीं कर रहा था। अब वो एकदम स्टेडी, कांस्टेंट फॉर्म में था। उसके अंदर की एनर्जी फ्लो भी अब ज़्यादा हार्मोनियस हो गई थी। आंखें खोलते ही उसने देखा, उसकी उंगलियों की टिप पर ऑलरेडी एक शिमरिंग स्लाइम का ब्लॉब बना हुआ था, जो बिना किसी एक्स्ट्रा कंट्रोल के सीधा टारगेट स्टोन पर जा लगा। स्लाइम ने स्टोन को हिट करते ही तुरंत सोलिडिफाई कर लिया और पत्थर को ज़मीन से इतना टाइटली चिपका दिया कि वो हिल भी नहीं सकता था।
इस दफ़ा सोलिडिफिकेशन स्पीड और एडहीजन पहले के सभी अटेम्प्ट से कई गुना ज़्यादा थी। स्लाइम स्प्लैश +3 XP। प्रोग्रेस 49/50 बिगिनर। बस थोड़ा सा और। रॉन ने धीमी आवाज़ में बोला, एक ट्राई और। इस दफ़ा उसने एक नई अप्रोच टेस्ट करने का फैसला किया। अगर स्पिरिचुअल पावर की वाइब्रेशंस मैजिक इफ़ेक्ट को चेंज कर सकती हैं, तो क्या वो वाइब्रेशंस ब्रीदिंग टेक्निक के रिदम के साथ सिंक हो सकती हैं? रॉन ने अपनी सांस को एडजस्ट किया और धीरे धीरे स्पिरिचुअल पावर की फ्लक्चुएशंस को ब्रीदिंग रिदम के साथ मैच करना शुरू किया। पहले थोड़ा केओटिक लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में एक परफेक्ट रेजोनेंस मिल गया और तब असलियत सामने आई। ये कॉम्बिनेशन दिल दिमाग हिला देने लायक इफेक्टिव था। उसकी स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल जिंदा सी महसूस हो रही थी, अपने आप सबसे आइडियल पाथ पर फ्लो करती हुई, एक सुपर स्टेबल मैजिक मॉडल बनाते हुए। मैजिक रिलीज हुआ। इस दफ़ा स्लाइम का क्वांटिटी विजिबली ज़्यादा था और सोलिडिफिकेशन स्पीड भी ऑलमोस्ट डबल। टारगेट स्टोन तो जगह पर चिपका ही, मगर उसके आसपास की ज़मीन भी एक छोटी सी स्टिकी ट्रैप जोन बन गई। स्लाइम स्प्लैश +1 XP। ब्रेक थ्रू बिगिनर 50/50 स्किल्ड मैक्स। न्यू ट्रेट्स गेन्ड स्टिकीनेस टफनेस। स्लाइम सोलिडिफिकेशन स्पीड एंड एडहीजन दोनों बूस्ट। ब्रेक थ्रू के साथ ही रॉन को महसूस हुआ कि स्पेल की असली नेचर ही चेंज हो चुकी थी। पहले स्लाइम शूट करना एक सिंपल जीरो रिंग ट्रिक लगती थी, अब ये एक कंट्रोल्ड हाई यूटिलिटी मैजिक टेक्निक बन चुकी थी। स्लाइम का क्वांटिटी ज़्यादा, टेक्सचर टफर, और जब सोलिडिफाई हो जाए तो उसको ब्रूट फोर्स से तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, एटलीस्ट सेम रैंक के एनिमी के लिए। बस एक कमी थी, जीरो लेवल स्पेल का सीलिंग यहीं तक था। ऑफिशियल विज़र्ड बनने के बाद शायद कॉम्पोजिट स्पेल्स के थ्रू इसमें और अपग्रेड्स मिल सकते थे, लेकिन अभी के लिए रॉन ने फाइनली सारे कंडीशंस मीट कर लिए थे। ऑल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट, एलिजिबल फॉर विज़र्ड अप्रेंटिस। रॉन बिना रुके बोला, कंफर्म ट्रांजिशन। अगला पल धमाका। एक प्रचंड एनर्जी वेव उसके अंदर से फूटी, जैसे कोई बंदिश टूटती हो। रूम की हवा फ्रीज सी हो गई, चांदी के साथ वॉल पर पड़ती शैडोज बिखर सी गई। रॉन को महसूस हुआ उसका कनेक्शन दुनिया से बदल रहा है। जो मैजिक पहले सिर्फ फील होता था, अब वो थोड़ा बहुत कंट्रोल भी हो सकता था। ये महसूस ऐसा था जैसे एक स्पेक्टेटर से वो वर्ल्ड के रूल्स को छू सकने वाला पार्टिसिपेंट बन गया हो। हर ब्रेथ, हर हार्ट बीट एम्बियंट मैजिक के साथ रेजोनेट हो रही थी। ट्रांजिशन सक्सेसफुल। प्रोफेशन विज़र्ड अप्रेंटिस 1.5 स्टार्स। न्यू स्टैट्स स्पिरिट 2.0 to 2.4, कॉन्स्टिट्यूशन 1.4 to 1.5, मैजिक पावर 0.7 to 0.7। अनलॉक्ड स्किल्स मैजिक कंस्ट्रक्शन बिगिनर, स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस बिगिनर। स्पेशल बोनसेस मैजिक स्किल्स XP gain slightly increased, spiritual power growth slightly faster, magic capacity and recovery slightly enhanced। सिर्फ नंबर्स को देखकर लगता था कि नाइट स्क्वायर वाली ट्रांजिशन ज़्यादा बफ देती थी, लेकिन स्पिरिचुअल पावर का 2.0 से 2.4 जाना, ये सिर्फ स्टैट्स नहीं, क्वालिटेटिव जंप था। रूम की एम्बियंट मैजिक अब क्लियरली विजिबल थी, हवा के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स तक, वॉल्स के कुछ मटेरियल्स के अंदर के फेंट मैजिकल ट्रेसेस तक। तब एक और नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ, प्रोफेशन लिंकेज डिटेक्टेड। विज़र्ड अप्रेंटिस, नाइट स्क्वायर, मैजिक पोशन अप्रेंटिस। लिंकेज बोनसेस गेन्ड, मैजिक पोशंस की इफेक्टिवनेस स्लाइटली इंक्रीज्ड, बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन स्लाइटली इंक्रीज्ड। ये सिनर्जी रॉन की एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर थी। मैजिक पोशन अप्रेंटिस का स्पिरिचुअल पावर एक्यूमुलेशन बोनस विज़र्ड अप्रेंटिस की स्पिरिचुअल ग्रोथ स्पीड के साथ मिलकर एक परफेक्ट मेडिटेशन लूप बना रहा था। नाइट स्क्वायर का फिजिक बूस्ट स्पेल कास्टिंग के दौरान बॉडी को स्टेबल सपोर्ट दे रहा था। रॉन ने अपनी उंगली हिलाई तो एनर्जी का रिपल महसूस कर सकता था। यही है विज़र्ड अप्रेंटिस का असली बोनस। अभी कुछ देर पहले ऑफिसर ने जो बुकलेट दिया था, रॉन ने उसे अभी तक प्रॉपर्ली नहीं देखा था। उसने बैग से वही थिन बुकलेट निकाला, एलिमेंट्री अप्रेंटिस एसेंशियल रीडिंग। कवर सिंपल था,
लेकिन फर्स्ट पेज खोलते ही एक फेंट मैजिक फ्लक्चुएशन महसूस हुई। बुकलेट पर एंटी काउंटरफीट स्पेल था। रॉन बेड पर बैठकर मूनलाइट और छोटी सी मैजिक लैंप की रोशनी में पढ़ना शुरू हुआ। पहले कुछ पेजेस यूजुअल रूल्स थे। पब्लिक एरिया में फाइटिंग मना है, लैब इक्विपमेंट का मिसयूज फॉरबिडन, रिस्ट्रिक्टेड जोन्स को बिना परमिशन एंटर नहीं करना, ये सब वो जानता था। लेकिन फिर एक सेक्शन ने उसका ध्यान खींच लिया। 4th, अप्रेंटिस एडवांसमेंट एंड सीक्वेंस रूल्स। जो एलिमेंट्री अप्रेंटिस अपनी सर्टिफिकेशन के 3 साल के अंदर इंटरमीडिएट अप्रेंटिस बन जाते हैं, उन्हें हाई पोटेंशियल मार्क करके कैंडिडेट विजर्ड सीक्वेंस में दाखिल किया जाता है। इस कैटेगरी के अप्रेंटिसेस को एक्स्ट्रा रिसोर्सेज और स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि उन्हें फ्यूचर ऑफिशियल विजर्ड्स कंसिडर किया जाता है।